जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का श्री क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं उमेश सर। पिछले 2 भागों में हमने भाषा को लेकर कई बिंदुओं पर अध्ययन किया। आज भाषा के संप्रेषण के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा की प्रक्रिया क्या है, इस पर अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। भाषा के अंग की बात करें तो सबसे पहले ध्वनि आता है। हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि होती है और ये ध्वनियां हमेशा मौखिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं वर्ण। वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं, जिसका विस्तार से अध्ययन हम व्याकरण में करेंगे। फिलहाल भाषा को लेकर कितने इसके अंग है हम यहाँ पर बात करते हैं। तीसरा हो जाता है आपका शब्द और चौथा है आपका वाक्य और अंतिम में हो जाता है आपका लिपि। इन पांचों का संयुक्त रूप से प्रयोग करना ही भाषा हो जाती है। अब भाषा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, संप्रेषित करने के लिए हमें प्रक्रिया करनी होती है और वह प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। यदि ये चारों प्रक्रिया से हम ना गुजरे हैं तो भाषा पूर्ण रूप से संचालित नहीं होती है। आइए देखते हैं कि भाषा को पूर्ण प्रक्रिया में लाने के लिए वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है भाषा की प्रक्रिया में सुनना, दूसरा देखना और तीसरा बोलना और आपका चौथा लिखना। किसी भी भाषा को सही ढंग से संप्रेरित करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या समझाने के लिए हमें इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आते हैं एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला सुनना। उदाहरण के तौर पर देखें, जब एक शिक्षक किसी छात्र को होमवर्क देता है तो उसको सुनने की वहां आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको अगर एक होमवर्क दूं और कहूं कि ये जो 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, कल इसे मुझे इसका उत्तर चाहिए, तो आपने सुनने की प्रक्रिया के आधार पर मेरी भाषा को समझने की कोशिश की है। यानी आज यदि मेरी भाषा को आज सुने ना होते तो कल इसका उत्तर मुझे आप बोलकर बता नहीं पाते। तो सबसे पहली भाषा की प्रक्रिया क्या हो जाती है? सुनना। दूसरी देखना। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं आपको गणित पढ़ाऊं, मैथ पढ़ाऊं, तो मैथ के लिए केवल सुनना ही काफी नहीं होता। जब तक मैथ को सुनकर और देख कर ना समझा जाए और उसके सिद्धांत को पढ़ा जाए, तब तक वह भाषा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो जितना किसी भाषा को सुनना आवश्यक है, उतना ही देखना भी आवश्यक है। आइए तीसरा देखते हैं, बोलना। बोलने में वर्ण और शब्द शक्ति और व्याकरण का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। बोलने में हम इन सभी बातों का विशेषकर ध्यान देते हैं। जब हम कोई भाषा बोलेंगे तो भाषा सुनेंगे और सुनने के आधार पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चौथा हो जाता है लिखना। सुनने के बाद, देखने के बाद और बोलने के बाद उसे लिखित तौर पर लिखकर भी हम भाषा का संचार करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि भाषा की प्रक्रिया में ये 4 बिंदु अति आवश्यक है, तब जाकर हमारी भाषा एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित होने में बहुत ही कारगर होती है। आइए अब देखते हैं उसे तो मैंने आपको भाषा की परिभाषा में समझाया था कि भाषा परिवर्तनशील है।
समय समय पे इसमें परिवर्तन होता आया है। तो यह परिवर्तित होकर आगे चलकर भौगोलिक स्तर पर और बोलने के स्तर पर किस तरह से परिवर्तित हुई है, चलिए देखते हैं। बोली, बोली किसे कहा जाता है और बोली क्या है? अगर इसे आसानी से समझना हो तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि कुछ सीमित लोगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू शब्दों के माध्यम से भाषा को प्रेषित किया जाए तो वो भाषा का परिवर्तित रूप बोली हो जाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अगर छोटे लोगों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में समूहों के द्वारा जिस भाषा को बोला जाता है वो बोली हो जाती है। बोली को भी परिभाषित किया गया है, आइए देखते हैं। यह भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल होता है। बोली में साहित्य का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर मैं उदाहरण कहूं, हिंदी भाषा के शब्द को तोड़ मोड़ कर बोली में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है सब्जी। सब्जी भाषा है, हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन उसे बोली पे तरकारी कहा जाता है। जैसे एक शब्द है स्टेशन, लेकिन उसे बोली के आधार पे टीशन कहा जाता है। एक शब्द है मुल्क, लेकिन बोली के आधार पे उसे मुल्क कहा जाता है। तो कई ऐसे शब्द हैं जो भाषा के आधार के शब्द को अपने आसान क्रिया में लाने के लिए उसे तोड़ मोड़ कर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो ग्रामीण और घरेलू शब्द होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बोली जाती है, इसलिए उसे बोली बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान दीजिएगा, बोली में कभी भी साहित्य को लिखित नहीं किया जा सकता। वो केवल समझना और समझाने की भाषा है। बोली में वाक्य के भी प्रयोग में कई शब्दों का हेरफेर कर दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, ज्यादातर आपने सुना होगा और काफी पढ़े लिखे लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि आधा हाफ है। अब मुझे डियर स्टूडेंट्स ये बताएं आप कि आधा हाफ है क्या कहा जा रहा है? अगर इसको उच्चारण किया जाए तो आधा आधा है, तो क्या आधा है? आधा तो एक मानक है, माप है, लेकिन बोली के आधार पे अगर हम किसी व्यक्ति के लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि आधा हाफ है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि वह इंसान पागल है, वह मनुष्य पागल है, और हम उसे समझ जाते हैं। लेकिन भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता। यह मात्र एक सरलता से समझने और समझाने के शब्दों का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। विभाषा, अगर विभाषा को परिभाषित किया जाए, भाषा और विभाषा को, तो थोड़ा समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन इसकी भी परिभाषा दी गई है। जैसे विभाषा क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। यानी विभाषा में साहित्य की भी रचना की जा सकती है, जैसे ब्रज और अवध। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस को रचा है। उसमें कई शब्दों का प्रयोग किया गया जो भाषा के रूप में लिया जाता है, लेकिन सही माने में देखा जाए तो अवधी भाषा में रामचरितमानस जो रचित की गई है वो विभाषा का रूप है। अब विभाषा और भाषा के कई शब्द बोलियों में भी प्रयोग होते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं, एक शब्द है चाप। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में चाप का शब्द का प्रयोग धनुष के लिए किया है।
और वही चाप शब्द अगर बोली में प्रयोग किया जाता है तो एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है बोली के आधार पे। तो मैंने कई ऐसे उदाहरण दिए जिससे आपको ये बात समझ में आ जाती है कि भाषा और बोली और विभाषा में अंतर क्या है। आइए आप समझते हैं भाषा और बोली का अंतर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा मौखिक और लिखित दोनों है, जबकि बोली केवल मौखिक होती है। यानी जब लिखित तौर पे किसी भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो लिखित तौर पे बोली का प्रयोग नहीं कर सकते, हम लिखित तौर पे भाषा का प्रयोग कर सकते। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, ग्रामीण होता है, घरेलू होता है। भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है। भाषा किसी भी देश की भाषा हो, भारत की भाषा हो, हर कोने में बोली जा सकती है, लेकिन बोली किसी खास क्षेत्र के लिए उपयोगी है। भाषा व्याकरण के नियम पर आधारित होती है और बोली के लिए व्याकरण का नियम लागू नहीं होता। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो बोली केवल समझने और समझाने के आधार पर डिपेंडेड है, लेकिन भाषा में नियम और व्याकरण का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा भाषा, विभाषा और बोली किसे कहा जाता है, जो कि आगे चलकर हम काफी डिटेल में इन तीनों को पढ़ना शुरू करेंगे। यानी विभाषा क्या है और बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। बोली को ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है, कई शब्द का उलट फेर करके हमें प्रस्तुत किया जाता है। बोली में हमेशा नियम का पालन नहीं होता और भाषा में नियम का पालन होता है, यानी व्याकरण का पालन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा चौथे भाग में नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।